नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लक्ष्मीकांत की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। हमने पिछले 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें संविधान का निर्माण था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला चैप्टर था। अब हम तीसरे चैप्टर का पहला भाग तो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे जो तीसरा चैप्टर है वो संविधान की विशेषताओं को बताता है। संविधान में क्या विशेषताएं थी ये बताता है। हम तीसरे चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप सभी लोग जरूर जाके देखिएगा, तभी आपको ये भाग समझ में आएगा। आधा अधूरा देखने से कोई फायदा नहीं बच्चों। अगर आपको कोई भी किताब, कोई भी बुक लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी यूपीएससी से रिलेटेड किताबों की, खास तौर से लक्ष्मीकांत की किताब की लिंक लगी है। उसमें जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए अब हम तीसरे चैप्टर का, जो कि संविधान की विशेषताओं को बताता है, तीसरे चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग पहला भाग जरूर देख के आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हेडिंग है, चौथा पॉइंट है जो कि दूसरा भाग है। चलिए, भारत का संविधान, उससे पहले मैं पढ़ूं उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जल्द से जल्द। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और संविधान एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं किया गया बच्चों। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये संविधान में 2 पॉइंट महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो कि हम मेंस की दृष्टि से देख सकते हैं। आप लोग किताब से केवल एक बार वीडियो सुन लीजिएगा और किताब से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसा कि एकात्मकता की भावना में संघ के, माफ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। केसी वेरे, बड़े अजीब नाम है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। बारगेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स को ऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल आइंस्टीन फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेडिस आइवर जेनिक्स अन्य, माफ कीजिएगा। अब सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं। 5वां पॉइंट सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने
अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करती है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जहां तक आपकी रीच हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चलिए आगे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरा पॉइंट विधायिका के समक्ष कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही। चौथा पॉइंट विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा पॉइंट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व। लचीला बोल दिया, इसके लिए आप लोग बहुत माफ करिएगा। छठा पॉइंट निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संसदीय प्रणाली किस पर आधारित है? बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यह हाल ही में होने वाले, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा होगा यूपीएससी की तैयारी करने वालों को, यह हाल ही में होने वाले उसमें का होमगार्ड के पेपर में आ सकता है। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। क्या भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर किस संसद प्रणाली पर आधारित है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की फिर भी मूलभूत तौर पर अंतर है। कुछ क्या अंतर है, चलिए देखते हैं इन दोनों अंतरों को। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था, बल्कि भारत में नहीं है। भारत में क्या है? लोकतांत्रिक राज्य है भारत। एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? भारत में। भारत के कितने स्तंभ लोकतंत्र के? 4। ये याद करने योग्य बातें हैं, ये बताने योग्य बातें नहीं। आप सभी लोग याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकार इससे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। छठा पॉइंट संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता के नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है।
इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने अभी पढ़ा है। ना सुना हो तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कितने महत्वपूर्ण पॉइंट मिल रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, सुनेंगे तभी आएगा, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा आप लोगों का, ये भी बता दे रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने अभी पढ़ा है, मुझे लग रहा है, मैंने पेपर भी देखा है, इसलिए बोल रहा हूँ, और मेरा कुछ नहीं है, बता दे रहा हूँ। 7वां पॉइंट देखेंगे, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है। राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत, अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। यह क्वेश्चन भी बन सकता है वनडे एग्जाम में। राज्य कानूनों को कौन लागू करता है? राज्य न्यायपालिका। ये उसमें आ सकता हूँ होमगार्ड के पेपर में। होमगार्ड को लेके चल रहा हूँ मैं, बाकी सारे एग्जामों को। इस वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो वनडे एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर हमने इसको पढ़ लिया तो हमें राजनीतिक किसी और की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी वीडियो बस देख के जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पुरानी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं, चैनल पे विजिट करिए, चैनल को देखिए। चैनल में जितनी वीडियो पड़ी है आपको सारी देखनी है बस, और कुछ नहीं करनी। इसमें केवल पॉलिटिक की अभी क्लास शुरुआत हुई है। हिस्ट्री एनसीईआरटी जितनी भी होंगी सारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी चलेंगी। फिर मॉडर्न इंडिया जितनी एडवांस किताबें हैं सभी एडवांस किताबों को मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखेंगे, साथ पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान के संरक्षक हैं। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन करना, विधायिका न्यायाधीश के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालतों में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। ये जो मैंने अभी पढ़ा, मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ ना, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं वनडे और यूपीएससी के लेवल से, पीसीएस के लेवल से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए मौलिक अधिकार, ये तो और महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार 8वां पॉइंट देखेंगे। ये सारी विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, दोबारा सुननी पड़ेंगी, तभी आपको याद होंगी। अब मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं। संविधान के तीसरे भाग में छह मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है तीसरे भाग में।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये समझ लो बेटा। जो भी सुन रहा है वीडियो मेरी देख रहा है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, समझ रहे हो ना। बोर जरूर लग रहा होगा, लेकिन आज मैं फालतू टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कितने महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट देखेंगे, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा पॉइंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चाहे वो किसी प्रकार का शोषण हो, चाहे शिक्षा में शोषण हो, चाहे हर प्रकार के शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में दिया गया है। चौथा पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्था को रखने का उसका अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा पॉइंट है संस्कृति शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार और शिक्षा का अधिकार किसमें है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, अनुच्छेद 29 से 30 में। छठा पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम जो किसी भी अस्पताल में चले जा रहे हैं, किसी भी कहीं भी चले जा रहे हैं उपचार कराने के लिए, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं चोट लगी तुरंत अस्पताल भगे चले जा रहे हैं, किसी भी डॉक्टर दिखा दे रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता, इसकी उपचारों का अधिकार किसने, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में दिया, आर्टिकल 32 में। ठीक है, इनको याद करिएगा, बार बार सुनिएगा तो आपको जरूर याद हो जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए 2 पॉइंट और पढ़ते हैं। 2 पॉइंट क्या, कितने पॉइंट हैं इसमें, हाँ 6 मौलिक अधिकार खत्म होते हुए। चलिए अभी मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः, इसको ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है, लेकिन आज भी न्यायालय भी आज गुलाम हो चुका है हमारी सरकारों का। हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहने पर आजकल स्वतंत्रता का, बोलने का अधिकार भी छीन लिया गया है। सच बोलने वाले को जेल होती है, पता आप लोगों को। माफ कीजिएगा, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी से पढ़ूंगा, आगे देखते हैं। जिस व्यक्ति की मौलिक अधिकार पर हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। जिस व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, वो सीधे उसको अधिकार है, वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल, मतलब सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रेक्षा एवं उत्प्रेषण जैसे अभिलेख रिट जारी कर सकता है। इसके आगे का चलिए पढ़ ही लेते हैं। ये पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है 9वां। चलिए पहले इसको खत्म करते हैं। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 से 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।
और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं पुरानी वीडियो की जितनी भी हैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप सभी लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग जब पुरानी वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा जहां तक आपकी रीच हो। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा और भी अलग हो सकता है या इसी तरह पढ़ाऊँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, तभी मैं और अच्छे से वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आप लोग एक बार किताब से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब कल मिलते हैं। कौन सा पॉइंट है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी तक जो मैंने पढ़ा है, एकीकृत स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मौलिक अधिकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, मैं इतना तो जानता हूँ। जो नहीं पढ़ते हैं उन्हें नहीं पता होगा कितने महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चल रहे हैं।